हबीबी, वेलकम टू दुबई। ये नारा जिसने भी लिखा या ये स्लोगन जिसने भी लिखा, उसको पता था कि इसका असर किस तरीके से होगा। इस एक लाइन ने पूरी दुनिया 200 देशों के लोगों को दुबई बुलाया। आज वो वहाँ रहते हैं, व्यापार करते हैं और इस नारे के पीछे एक स्लोगन और दिया गया, सेफेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, टैक्स हेवन। तमाम तरीके की उपमाएं दुबई के लिए दी गई। लेकिन दुबई में अभी बीते दिनों जो हुआ, उससे क्या दुबई सेफेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बची है? दुबई है क्या? क्या है दुबई के दुबई बनने की कहानी? क्या है दुबई में ऐसा जो पूरी दुनिया उसकी तरफ खिंची चली आई, और क्यों दुबई में अब उसी दुनिया को डर लग रहा है? नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। इस पूरे वीडियो में बात दुबई के इर्द गिर्द जो ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर में फंसा है। पिछले कुछ समय से दुबई की पहचान टैक्स फ्री हेवन के तौर पर बनी। उसको सेफ एंड सिक्योर लोकेशन और मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए भी जाना जाता है। बड़े बड़े खिलाड़ी, सेलिब्रिटी, बिजनेस पर्सन सब आज दुबई शिफ्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं। वेस्ट एशिया में चल रही जंग में दुबई भी निशाना बना है। ईरान के ड्रोन्स वहां पर भी गिरे हैं, मिसाइलें वहां तक पहुंची है। इससे जो उनका सेफ्टी का दावा है वो कमज़ोर ज़रूर पड़ा है। लेकिन क्या इससे दुबई की चमक फीकी पड़ जाएगी? क्या होगा? क्या है दुबई की कहानी? दुबई अमीर कैसे बना? पैसे वाले लोग वहां शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? और ईरान के हमले में दुबई को कितना नुकसान हुआ? इस वीडियो में हम इसी पर बात करने आए हैं। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक राज्य है। यूएई में कुल 7 राज्य हैं: दुबई, अबू धाबी, शारजहां, उम्मुल क्वैन, रसल खेमा, अजमान और अल फुजैरा। इनको अमीरात कहा जाता है। ये यूएई की जो राजधानी है, वहाँ पर अबू धाबी वो उनकी राजधानी है और उसके आसपास के 7 स्टेट मिलकर के यूएई को यूएई बनाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लाइमलाइट, सबसे ज़्यादा चमकीला, सबसे ज़्यादा रंगीला दुबई को माना जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में है, बुर्ज खलीफा। वहाँ समंदर भी बना तो आर्टिफिशियल आइलैंड पाम जुमेरा बना करके, ये स्पेस से भी दिखता है। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। दुबई में हर साल 2 करोड़ टूरिस्ट आते हैं, जबकि वहाँ रहने वालों की संख्या इससे कम है। यूएई की जो जीडीपी में दुबई का कंट्रीब्यूशन है वो 27 से 28% का है। दुबई की जीडीपी 150 बिलियन डॉलर के आसपास है। इससे आप दुबई का रुतबा समझ सकते हैं। लेकिन आज से 40-50 साल पहले ये सब नहीं था। तब यूएई वीरान रेगिस्तान हुआ करता था। सैकड़ों किलोमीटर चलने पर 1-2 मंजिला के घर मिलते थे, वरना पूरा देश गुर्बत और गुमनामी में जी रहा था। दुबई पिछले 40 सालों में चमका, दमका और अब वॉर में दहक भी रहा है। आज के वॉर जैसी सिचुएशन ने हमें एक बात तो समझा दी है कि जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले कोई नहीं जानता है। कि इमरजेंसी सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, बल्कि कभी भी किसी के घर के अंदर आ सकती। इसीलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ ऑप्शन नहीं, ज़रूरत है। बीमारी या हादसे के टाइम तुरंत पैसे का बंदोबस्त करना इतना आसान नहीं होता। लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि पता ही नहीं चलता कि कब हॉस्पिटल के खर्चे का बड़ा बिल सामने आ जाए। उस वक्त कर्जा लेने या एफडी तोड़ने से बेहतर है कि पहले से इंश्योरेंस के बारे में सही प्लानिंग की हो। हॉस्पिटल बिल इंश्योरेंस कंपनी देखे और आप अपना इलाज बेफिक्र होकर करवा सकें। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस भी एक तरीके की बचत ही है। अब तो काफ़ी ऐसे प्लान्स आ गए हैं जो पहले दिन से ही डायबिटीज़, थायराइड, बीपी, अस्थमा जैसी एग्जिस्टिंग डिजीज़ को कवर करते हैं। अगर आप सही वक्त पर ऐसे प्लान ले लेते हैं तो आपके मंथली बजट पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ टर्म इंश्योरेंस की भी समझ होनी चाहिए, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। जितनी कम उम्र में आप इसे ले लेते हैं उतना ही कम प्रीमियम देना पड़ता है और वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। हर परिवार में कमाने वाले मेंबर को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये इंश्योर करता है कि आपके ना रहने पर भी आपके परिवार को पैसे की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कौन सा प्लान सही है, ये खरीदने से पहले सारी टर्म्स और कंडीशन को अच्छे से समझ लेना चाहिए। सिर्फ 400-500 रुपये महीने की छोटी सी रकम देकर आप हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस में लाखों करोड़ तक का कवर ले सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिससे आपको और जानकारी मिल सकती है। ऑनलाइन लेने पर 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। आखिर में फैसला अपने विवेक से लें। और अब वापस लौटते हैं 40 साल पुराने दुबई पर। उस समय दुबई एक छोटा सा ट्रेडिंग पोर्ट था। लोकल लोग वहाँ समंदर में मोती खोजते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और थोड़ा बहुत व्यापार करते थे। फिर 1958 में अबू धाबी में तेल का पहला भंडार मिला। इसके बाद
कुछ और राज्यों में तेल और गैस मिलने लगा। उस वक्त यूएई संप्रभु देश नहीं था, उसके राज्य एक नहीं थे, उसके ऊपर ब्रिटेन का कंट्रोल था। ये भारत के ट्रेड रूट को सेफ रखने के लिए जरूरी था। लेकिन 1947 में भारत आज़ाद हो गया और दूसरे वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की कमर टूट चुकी थी। वो गल्फ स्टेट को सिक्योरिटी देने की स्थिति में नहीं था। 1968 में उसने वहाँ से निकलने का फैसला किया। ब्रिटेन ने यह भी कहा कि जो स्टेट हमारे कंट्रोल में थे वो अपने भाग्य का फैसला खुद कर सकते हैं। लेकिन ये स्टेट साइज और मिलिट्री कैपेसिटी में बहुत छोटे थे, जबकि इनके आसपास सऊदी अरब, इराक, ईरान जैसे देश थे। फिर स्टेट ने आपस में समझौता कर लिया। 1972 में 7 राज्यों ने मिलकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की स्थापना की। इस यूनियन में कतर और बहरीन भी शामिल होने वाले थे, लेकिन उन्होंने यह समझौता नहीं किया या नहीं हो पाया। यूएई देश तो बन गया, लेकिन राज्यों के पास पर्याप्त ऑटोनॉमी भी थी। वो अपने फैसले गैस तेल के भंडार को लेकर के खुद कर सकते थे। इकॉनमी और बिजनेस से जुड़े कानून बनाने का हक भी उनके पास था। वो एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने हिसाब से चला सकते थे। केंद्र सरकार फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और करेंसी जैसे विषय ही देखती थी। यूएई में सबसे ज़्यादा तेल गैस अबू धाबी में था। वो यूएई के टोटल रिसोर्सेज का 90% से भी ज़्यादा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। दुबई में तेल का भंडार बहुत कम है, ये बात उनके शासकों को पता चल गई थी। दुबई के पहले शासक थे शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम। आप दुबई जाएंगे तो इनकी तस्वीरें आपको एयरपोर्ट से लेकर हर होटल के अंदर मिलेगी ज़रूर, क्योंकि ये दुबई के गॉडफादर माने जाते हैं। उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला किया। वो बोले हम तेल से आने वाले पैसा जो है उसको अचानक खर्च नहीं करेंगे, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। एक दफ़ा उन्होंने कहा कि मेरे दादा परदादा ऊँट से चलते थे, मैं मर्सिडीज़ में चलता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर में चलेगा, लेकिन अगर हमने आज प्लानिंग नहीं की तो मेरे पोते फिर से ऊँट पर जाना होगा उनको। उन्होंने 1972 में पोर्ट राशिद बनाया। ये वर्ल्ड क्लास बंदरगाह था, ये ग्लोबल ट्रेड का बड़ा अड्डा बना। फिर उन्होंने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखी। दुबई की लोकेशन भी उनके बहुत काम में आई। ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच में था, इसलिए दुबई एयरपोर्ट ग्लोबल ट्रांजिट का हब बन गया। अगर आपको इंडिया से यूरोप जाना है तो कई दफ़े आपको दुबई लैंड करना होगा। ज़्यादातर आप दुबई होकर आसानी से यहाँ से पहुँच सकते हैं। आज के दिन में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट बन गया। इसके अलावा राज्य भर में सड़कें बेहतर की गई, बिजनेस को आसान किया गया, कॉमर्शियल लॉज को लचीला बनाया गया। दुबई का दूसरा बड़ा कदम था फ्री ट्रेड जोन बनाना। उन्होंने दुनिया भर की कंपनियों को ऑफर दिया, हमारे यहाँ बिजनेस करो, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, 100% तुम्हारी ओनरशिप रहेगी, पार्टनरशिप हमारी हो सकती है। ये उस जमाने का एक क्रांतिकारी आइडिया था। 1985 में दुबई में जेबेल अली फ्री जोन बना। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ ही मिनटों की दूरी पर था। इससे लोगों को ट्रैवल करने में आसानी थी। आज के टाइम पे यहाँ लगभग 8000 इंटरनेशनल कंपनियां काम करती हैं, इनमें तकरीबन 1.5 लाख लोग नौकरी करते हैं। आप समझते चलिए कि दुबई किस तरीके से आगे बढ़ रहा था, और अब दुबई पे जो सवाल है उस पर भी हम आने वाले हैं। इसके अलावा दुबई ने इनकम टैक्स भी ज़ीरो कर रखा था। अगर आप दुबई में काम करते हैं तो आपकी सैलरी का एक भी पैसा टैक्स में नहीं जाएगा, जैसे बाकी दुनिया में जाता है। इससे दुनिया भर के टैलेंटेड लोग, एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर भी उनकी तरफ खींचे चले गए। फिर 1990 में शेख राशिद के बेटे शेख मखतूम जो दुबई के रूलर बने, उन्होंने नया दांव टूरिज्म और स्टेट पर लगाया। दुबई वीरान रेगिस्तान से निकलकर बिजनेस और ट्रेडिंग का हब बना, लेकिन यहाँ टूरिज्म के नाम पर बहुत कम चीज़ें थी। क्या था? रेगिस्तान ही तो था। अगर देखने के लिए कुछ होगा नहीं तो लोग आएंगे कैसे? फिर 1994 में बुर्ज अल अरब बनाया गया। वो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल था। फिर 2004 में बुर्ज खलीफा बनना शुरू हुआ। अभी आपने देखा बुर्ज अल अरब पे ही हमने ड्रोन के हमले देखे थे, या वहाँ पे जो आग देखी गई लपटे। इसके बाद समंदर के अंदर एक आर्टिफिशियल आइलैंड पाम जुमेरा बना दिया गया, वहाँ पे भी ड्रोन गिरे हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी बनाया। इसके अलावा पुराने दुबई को हिस्टोरिकल साइट और डेजर्ट के तौर पर, डेजर्ट तो पहले से था, हिस्टोरिकल साइट की तरह उन्हें ढाला और उसके बाद टूरिज्म के लिए उसको खोल दिया। इसके बाद दुबई की चमक दमक दिन पर दिन बढ़ती गई। आज हर साल, मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 करोड़ टूरिस्ट जा रहे हैं। दुबई का इनकम बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है। इसके अलावा सरकार ने लोकल लॉज में भी ढील दी, गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम को आसान बनाया। जो अनमैरिड विदेशी कपल हैं उनको साथ रहने की छूट दी गई। बेहतर लाइफस्टाइल, ईज ऑफ लिविंग ने दुबई में बसने का एक सपना बना दिया लोगों का। और दुबई की कुल आबादी में 85% हिस्सेदारी आज के टाइम पे बाहरी लोगों के, और सबसे बड़ी आबादी दुबई की वो हिंदुस्तान के लोगों की, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के लोगों के। पिछले कुछ समय से जो पैसा लोगों ने कमाया उसको दुबई में बसने का सपना बना लिया, कि पहले लोगों का सपना मुंबई जाने का था हिंदुस्तान में, वो दुबई जाने का सपना देखने लगे। वहाँ बिजनेस शुरू करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। इसने दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर को आगे बढ़ाने में मदद की। एक वक्त ऐसा था जब दुबई की जीडीपी का 50% हिस्सा तेल से आता था। अब
उसकी कमाई जो है वो ट्रेड, लॉजिस्टिक्स, टूरिज़्म, फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल एस्टेट पर शिफ्ट हो चुका है और मात्र करीब 2% ऐसा है जो दुबई तेल पर निर्भर है। तो दुबई एक इस तरीके की दुनिया बनी। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो ईरान हमला कर रहा है तो उस दुनिया में एक तरीके का संशय पैदा हुआ। वेस्ट एशिया के ज़्यादा देश हैं उनको अमेरिका की सिक्योरिटी की गारंटी मिली थी। इन देशों में अमेरिका ने मिलिट्री बेस बनाए। यूएई के अबू धाबी में अमेरिका का एक बड़ा एयरबेस है। अब आपने देखा कि दुबई किस तरीके से बना और किस तरीके की शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा। लेकिन अब सवाल कि ईरान आखिर दुबई पर इतने हमले क्यों कर रहा है। यूएई के बाकी जो स्टेट हैं उन पे हमले उस तरीके के नहीं है जितना दुबई पे है, और दुबई के तो रिहायशी इलाकों में और टूरिज्म सेक्टर पर मिसाइलें या ड्रोन पहुंचने का दावा किया गया। ईरान जो दुबई पे हमला कर रहा है उसकी वजह समझिए। वेस्ट एशिया के ज़्यादातर देशों को, जो अरब के देश हैं, अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी मिली हुई। इन देशों में अमेरिका ने मिलिट्री बेस बनाए हुए। यूएई के अबू धाबी में अमेरिका का बड़ा एयर बेस है। दुबई में उनका कोई परमानेंट बेस नहीं है, लेकिन दुबई के जबेल अली बंदरगाह पर यूएस नेवी के जहाज़ आते रहते हैं, वहाँ से उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिलता है। अब आप समझिए कि दुबई पे अटैक हो रहा है, अबू धाबी में ज़्यादा बड़ा बेस है लेकिन दुबई में ज़्यादा अटैक हो रहा है। ईरान का कहना है कि इन बेसिस से हमारे ऊपर हमला हो रहा है, इसलिए ये हमारे लेजिटिमेट टारगेट है। ईरान मेनलैंड अमेरिका तक मिसाइल भेजने की स्थिति में नहीं, उसके पास वो ताकत नहीं, इसलिए वो अपने आसपास मौजूद अमेरिकी स्टेट पर हमला कर रहा है जहाँ पे उसके बेस हैं। इसके ज़रिए ईरान अमेरिका को नुकसान पहुँचाना चाहता है ताकि फ्यूचर में होने वाले नेगोशिएशंस में उसे लिवरेज मिल सके। दूसरी चीज़, ईरान जिन पड़ोसियों को टारगेट कर रहा है उनके अमेरिका से अच्छे संबंध है। ईरान दिखाना चाहता है कि ये जंग अमेरिका और इजराइल ने थोपी है आप पर, और अगर आप शांति चाहते हैं तो अपने पार्टनर से पीछे हटने के लिए बोलो। तो इजराइल अपने तमाम ईरान अपने तमाम जो भी उसके पास उपाय हैं वो विकल्प इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और इसी कड़ी में दुबई को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये दुबई पे निशाने का मतलब है कि पूरी दुनिया की नज़र उस पर जाएगी। ये अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाने का एक तरीका है। ये ईरान का बड़ा गैम्बल हो सकता है क्योंकि उसने पड़ोसियों पर हमला करके नए दुश्मन तो बना लिए हैं। अगर ये गैम्बल काम नहीं आया तो उसकी मुश्किल और बढ़ सकती है। दुबई में अब तक कितना नुकसान हो चुका है? पाम जुमेरा आइलैंड पे धमाके की पुष्टि हो चुकी है, इसमें 4 लोग घायल हुए। बुर्ज अल अरब होटल में ड्रोन का मलबा गिरा तो उससे आग लगी, ये तस्वीरें दिखी। ईरानी ड्रोन्स को बुर्ज खलीफा की तरफ भी जाते देखा गया, लेकिन बुर्ज खलीफा को नुकसान नहीं पहुंचा, उनको हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। इसके अलावा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जबेल अली पोर्ट पर भी मलबे गिरे हैं। इसके अलावा कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ज़रूर पहुंचा, और एक डर तो नहीं कहूँगा लेकिन एक संशय की भावना ज़रूर मन में पनपी है कि आखिर जिसको वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्री या सेफेस्ट जगह कहा जा रहा था वहाँ पे भी सब कुछ सेफ नहीं है। ईरान के हमलों की वजह से यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। दुनिया का सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठप पड़ा है, हज़ारों टूरिस्ट फंस गए हैं। हालांकि सरकार ने उनके फ्री स्टे, फ्री फूड और फिर एयरलाइंस में भी उनको टिकट देने की बात कही, उनका वीज़ा बढ़ाया जा रहा है। ये यूएई की सरकार ने सुनिश्चित किया है कि जो भी लोग वहाँ फंसे हैं उनको होटल में फ्री में रखा जाए, उनका किराया न लिया जाए, और उनकी इस तरीके की रूलिंग है कि वो इसको लागू करा ले जाएंगी। दुबई और यूएई की सरकार लगातार आश्वासन दे रही है कि सब ठीक हो जाएगा, हम सेफ हैं, हमारी यूएसपी बरकरार रहेगी। लेकिन ईरान वॉर से बहुतों का भरोसा कम होगा। जिस सेफ्टी और पीस की उम्मीद लेकर वो आए थे वो इस बार बिखर गया है। वेस्ट एशिया में कहीं भी जाने या बसने से पहले पॉलिटिकल सिनेरियो को अब लोग ध्यान में ज़रूर रखेंगे। वेस्ट एशिया हमेशा बारूद के ढेर पर बैठा होता है, जहां कोई किसी भी वक्त माचिस लेकर खड़ा हो जाए, फेंक दे, और फिर हर तरफ आग ही आग होती है और उससे बचने, उससे छूटने की मोहलत भी नहीं मिलती है। तो ये कहानी है दुबई की, ये कहानी है अरब मुल्कों वेस्ट एशिया की, और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। हमें लगा कि जब दुबई पे इस तरीके का अटैक और इस तरीके की तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं तो क्यों ना दुबई के बारे में बात की जाए, क्योंकि दुबई ही वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भारतीय अरब मुल्क में रहते हैं। इसलिए भारतीयों की भी अपनी चिंता है, इसलिए हमने दुबई का ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताने की कोशिश की और करंट सिनेरियो समझाने की कोशिश की। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, और हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कॉपी हमारे लिखी हमारे साथी सोनू ने, कैमरे के पीछे हमारे साथी सुधांशु के शर्वानी है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच, शुक्रिया। फिर में वही बात, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के प्लान चुन सकते हैं।